गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसको हम डेटा हैंडलिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं, डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा, कितने अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है, उन डेटा को हम अरेंज क्यों करते हैं, ठीक है फिर कितने टाइप में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम धीरे धीरे आगे अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हम चैप्टर की हेडिंग डाल देते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। अच्छा, आज का जो हमारा बेसिक जो लेक्चर है वो इस बारे में है कि डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या होते हैं और रेंज क्या होती है। आज का हमारा जो लेक्चर का फोकस है वो इसी चीज़ पे रहेगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ये नहीं करना कि हमको डेटा दिया हम उसको अरेंज कर दे बस क्वेश्चन कर लें। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर थ्योरी भी आती है और वो थ्योरी पढ़नी भी हमारे लिए असेंशियल होती है। तो सबसे पहले बात होती है डेटा की। डेटा क्या होता है मैं आपको पहले इसका आते ही कोई एग्जाम्पल या कोई मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाली हूँ, ठीक है ना, और आपको ये बोलूँगी कि आप याद कर लो। डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डेफिनेशन का मतलब भी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात होती है कि डेटा हमारे डे टू डे लाइफ में क्या काम आता है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको डेटा के फॉर्म में कलेक्ट करनी होती है, ठीक है, और अगर वो डेटा अरेंज नहीं हो तो हमें पढ़ने में दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सेंसस की बात तो मैं बाद में करूँगी, आप एक नॉर्मल सी बुक उठा लो, ठीक है ना, कोई भी बुक है, आपके मैथ्स की बुक है, आपकी इंग्लिश की बुक है, आप मैथ्स की बुक देखो, आपने कोई भी चैप्टर अगर देखा तो वो आपका जो चैप्टर है वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड है, ठीक है ना, उसमें सीक्वेंस है, नोइंग आर नंबर्स, ठीक है ना। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, फिर प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स, फिर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपैंडेड फॉर्म, फिर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो इस तरीके से वो जो चैप्टर होता है वो चलता है और फिर वो रोमन न्यूमरल पे एंड होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, नोइंग आर नंबर से जिसने भी वो मॉड्यूल बनाया होगा, जिसने भी वो पर्टिकुलर बुक बनाई होगी, उसने क्या किया होगा, सबसे पहले डेटा अरेंज किया होगा, नोइंग आर नंबर से रिलेटेड जितना भी बड़ा डेटा है, फिर उसने क्या किया होगा, उसको अरेंज किया होगा, ठीक है ना, एक सीक्वेंस के फॉर्म में। तो इससे हमारा पढ़ना आसान हो गया ना। अगर वो हमको डायरेक्टली डेटा ला के दे देता और बोल देता कि आप पढ़ लो, तो हमारे लिए भी इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। लेकिन बच्चों को आज, मुझे याद है पूरा सीक्वेंस कि हमको ये पढ़ाना है या ऐसे होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो चीज़ पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है ना। तो डेटा का अरेंजमेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं डेटा को अरेंज नहीं करके रखूँ तो वो रॉ डेटा या वो क्रूड डेटा होगा, ठीक है ना कच्चा डेटा। लेकिन अगर मैंने उसी डेटा को अरेंज कर दिया तो वह अरेंज्ड डेटा कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सेंसस की रिपोर्ट, आपने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी भी फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है और अगर आप उसको अरेंज फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जैसे कि सेंसस है, सेंसस रिपोर्ट हर 10 साल में आती है, ठीक है ना, लास्ट 2001 में आई थी। तो वो हमें ये बताती है कि कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कौन सी ऐसी वाली स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है ना, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है ना, कितना माइग्रेशन हुआ। इन सारे जो फैक्ट्स हैं इसकी एक रिपोर्ट आती है जिसको हम सेंसस बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि हर 10 साल में निकलती है। तो इसमें पता कितने पॉपुलेशन जो है वो घटी, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। तो ये सब जो डेटा है उसने उसको एक अरेंज्ड फॉर्म में करके बता दिया। हमारे लिए उसको पढ़ना और हमारे लिए उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है ये कहाँ होता है, कहाँ सिखाया जाता है, ये कहीं ना कहीं हमको स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है। ये पूरी स्टडी जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। हम जो अभी इस लेवल पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो बहुत छोटी है, ठीक है। जब हम हायर लेवल पे जाएंगे तो हम और भी बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी बहुत सारी थ्योरी होती है स्टैटिस्टिक्स में। तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ collection, presentation, analysis and interpretation of data।
आपने कोई भी डेटा जो है, आपने किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, जो डेटा क्या होती है, इट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो किस फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, वो वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसा डेटा, ठीक है ना, इसका कलेक्शन, पहले तो हम इसको कलेक्ट करते हैं, फिर हम इसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, टैबुलर फॉर्म में करना है कि इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। फिर एनालिसिस, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि किस पॉइंट पे वो डेटा बोलना क्या चाह रहा है, व्हाट इज दिस डेटा अबाउट, और वो क्या बोलना चाह रहा है कि कौन से बच्चे के कौन से ईयर में सबसे हाईएस्ट रैंक आई थी, उसका एनालिसिस हम करते हैं, और फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ इस तरीके से इसका ये कंक्लूजन निकलता है, ये डेटा जो है ये बोलना चाह रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो पूरी स्टडी होती है, ये जो पूरा साइंस है, ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला डेटा होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है ना। प्राइमरी डेटा के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली प्राइमरी डेटा होता क्या है, प्राइमरी डेटा वो होता है जो ह्यूमन को बेसिकली बिल्कुल इजी सोर्स में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे किसी स्टूडेंट्स की एक रिपोर्ट बनानी है कि 5th क्लास में या 7th क्लास में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है सेक्शन ए के अंदर। तो मैं डायरेक्टली उस स्टूडेंट्स के पास जाऊंगी, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली उस सोर्स के पास जाऊंगी, और उनसे बोलूँगी कि मैंने हर स्टूडेंट से पूछा कि भाई आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने, सबसे मैंने पूछा। जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी फॉर्म ऑफ डेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉर्म ऑफ डेटा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ, इट इज़ द फॉर्म ऑफ डेटा which can be directly collected from the source or with the help of co-workers, ठीक है ना। तो प्राइमरी फॉर्म ऑफ डेटा जो होता है वो इस तरीके का डेटा होता है जो हम डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम अपने कोवर्कर की हेल्प से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पता करना है कि एक गांव में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लिटरली में एजुकेशन जो है वो ले पा रहे हैं और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं उस पर्टिकुलर विलेज में गई, मैंने वहाँ के लोगों से बात करी, मैंने वहाँ के बच्चों से बात करी, मैंने उनके नाम के आगे टिक लगाया जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके नाम के आगे क्रॉस लगाया जो एजुकेशन नहीं ले रहे। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने डेटा को अरेंज किया, तो ये डेटा मैंने कलेक्ट किया। तो वो डेटा जब मैंने कलेक्ट किया तो मैंने डायरेक्टली इसको सोर्स से कलेक्ट किया, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा, ठीक है। फिर दूसरे टाइप का डेटा आता है, सेकेंडरी डेटा, ठीक है ना। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा किसी एक पर्टिकुलर जगह कलेक्टेड होता है और हम उस पर्टिकुलर सोर्स से जाकर के उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम इसको सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा बोलते हैं। एग्जांपल, जैसे कि मुझे ये पता करना है कि फ़िश की कितनी टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, फ़िश कितनी अलग अलग तरीके की होती है जो अभी तक फाउंड हुई हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं लिटरली मैं वाटर में जाकर के एक एक स्पीशी को तो देख नहीं सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इंसाइक्लोपीडिया, इंटरनेट, गूगल या फिर कोई एक ऐसी बुक, ठीक है, जो मुझे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे जो फिशेस के ऊपर ही हो। तो उस पर्टिकुलर सोर्स से अगर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, वो ऑलरेडी डेटा वहाँ पर कलेक्ट हुआ है, लेकिन आप वहाँ पर जा रहे हो और वहाँ से अपने पर्टिकुलर डेटा को जो आपको लेना है वो ले रहे हो, ठीक है ना। तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। सो इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा, it is the type of data which is collected from secondary
sources such as internet, book, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो आप क्या गए, जब आपको ये सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करना था, आपको किसी भी डेटा के को कलेक्ट करना था, तो आपने क्या किया, आप लाइब्रेरी में चले गए, या आपने किसी बुक से ले लिया, या आपने इंटरनेट से देख लिया, तो ये सब सेकेंडरी सोर्स हो गए। तो आपने जब इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी तो उस टाइप का डेटा क्या हुआ, सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। तो हमने दो टाइप के डेटा के बारे में पढ़ा। प्राइमरी डेटा, जब डायरेक्टली मैं सोर्स के पास चली जाती हूँ वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड प्राइमरी काइंड ऑफ डेटा। और जब मुझे ऑलरेडी इंटरनेट या फिर किसी बुक या लाइब्रेरी से ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ठीक है। बात हो गई कलेक्शन ऑफ डेटा की। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा, हमने डेटा को का कलेक्शन तो कर दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो फिर आप कैसे अपने फैक्ट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, आप कैसे अपने फैक्ट्स को दूसरों को बता सकते हो कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब हम जब भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना, हम उसको एक पर्टिकुलर अच्छे से फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो सामने वाले को अंडरस्टूड हो। तो हम उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को। दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग are collected data in the arranged form is called as organization of data। ठीक है ना। आपने क्या किया, अपने ही जो डेटा आपने कलेक्ट किए उसको अगर आपने ऑर्गेनाइज कर दिया एक अरेंज्ड फॉर्म में, ताकि सामने वाले को वो समझ में आ सके, जिसके लिए भी, या फिर आपने खुद के लिए, आप खुद चाहते हो कि आपको वो रिपोर्ट अच्छे से समझ में आए, तो उस केस में आप क्या करोगे, डेटा को अरेंज कर दोगे और वो किस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, एक अरेंज्ड फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है। चलो अब बात होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो है, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है कि when we arrange data in the same form as it is collected, then the data is called as raw data और crude data। क्या होता है कि जब भी अगर आपने किसी भी डेटा को कलेक्ट किया और आपने उसको उसी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया जिस पर्टिकुलर फॉर्म में वो था, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो रॉ डेटा हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रूड डेटा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं इसको आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, बहुत एक इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब 10 स्टूडेंट्स में मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे अर्चना, ऋतु, प्रिया, लक्षिता, हर्षित और
रजत, मेरे पास ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैं इसको 10 का नहीं, मैं इसको 6 का एग्जाम्पल लेके कर रही हूँ। मैंने क्या किया, अर्चना, रितु, प्रिया, लतिका, लक्षिता, हर्षित और रजत, इन मैंने 6 जनों के डेटा कलेक्ट किए और मैंने देखा कि इसके मैथ्स के मार्क्स आउट ऑफ 100 70 हैं, इसके 80 हैं, इसके 90 हैं, ठीक है, इसके 40 हैं, इसके 60 हैं और इसके 50 हैं, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से इस डेटा को मैंने अरेंज किया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब मैंने इसको अरेंज किया तो अब ये मेरे पास कुछ बच्चों के नाम थे और उनके मार्क्स थे। अगर यही बच्चे जो होते हैं वो 70 बच्चों का अगर मैंने कलेक्ट करा होता डेटा तो वो इस तरीके से होता, ठीक है ना, वो डेटा। तो मैंने जैसे ही वो डेटा कलेक्ट किया मैंने उसको उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, रॉ डेटा या फिर क्रूड डेटा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड डेटा के बारे में कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, या अरेंज्ड डेटा, ठीक है। तो अरेंज्ड डेटा की बात हो रही है, ठीक है। तो अरेंज्ड डेटा की मैं पहले डेफिनेशन लिख लेती हूँ। अरेंज्ड डेटा क्या होता है, व्हेन वी ऑर्गेनाइज अ डेटा इन द अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अरेंज्ड डेटा, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, किसी भी डेटा को अगर आपने अरेंज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या हो जाता है, अरेंज्ड डेटा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ इसके अंदर। अब ये अर्चना, रितु, प्रिया, लक्षिता, हर्षित और रजत, ये 6 जने थे, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी डेटा को एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताऊंगी जो आपको अरेंज लगेगा। कैसे, मैं क्या करती हूँ, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली अगर मैं अरेंज करूँ तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, अर्चना आएगी, ठीक है, अर्चना। फिर उसके बाद हर्षित आएगा, अर्चना हो गई, ठीक है ना, हर्षित हो गया। फिर लक्षिता आएगी, फिर प्रिया आएगी, फिर रजत, फिर ऋतु, रजत और लास्ट में क्या आ जाएगी, ऋतु आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको हम लोगों ने रोल नंबर असाइन कर दिए। आपके स्कूल में भी यही होता है, जब हमारे पास एक ही क्लास में 60 या 70 की स्ट्रेंथ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के नाम को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं और उनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 रोल नंबर का। तो मैंने भी इनको रोल नंबर का नाम दे दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब फर्स्ट रोल नंबर अर्चना के कितने 70 मार्क्स थे, हर्षित के कितने थे 60 मार्क्स थे, और फिर उसके बाद लक्षिता आई थी, लक्षिता के 40 मार्क्स थे, प्रिया के कितने मार्क्स थे, प्रिया के 90 मार्क्स थे, रजत के कितने मार्क्स थे 50 थे, ठीक है ना, और ऋतु के लास्ट में कितने मार्क्स थे 80। तो इस तरीके से आप एक तो इस डेटा को देखो, इस पर्टिकुलर डेटा को, और इस डेटा को देखो। यहाँ पर सब बिल्कुल है ना, आपने जैसे गए, आपने जो आपको बच्चा मिला आपने उसका नाम लिखा, उसके नंबर लिखे। तो इस केस में जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, रॉ डेटा है, क्रूड डेटा, क्योंकि आपने उसको उसी फॉर्म में लिख दिया। लेकिन ये ऑर्गेनाइज डेटा होगा क्योंकि आपने क्या किया, पहले बच्चों के नाम अल्फाबेटिकली अरेंज किए, उनको रोल नंबर में डिवाइड किया, देन उसको आपने अरेंज किया। यही तो होता है, जब आपका रोल नंबर होता है, आपकी अटेंडेंस लिस्ट बनती है, तो आपके पर्टिकुलर क्लास में जितने भी बच्चे उन सबके नाम कलेक्ट होते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि पहले अर्चना ने एडमिशन लिया फिर बाद में रजत ने लिया तो बाद में आएगा, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, सबसे पहले नेम्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो, फिर उनको एक रोल नंबर असाइन कर देते हो, दिस इज रोल नंबर 1, दिस इज रोल नंबर 2, फिर आपके लिए ईजी होता है तो आप डेटा को अरेंज करते हो। इसी तरीके से तो बेटा हमारी मार्कशीट्स बनती है। हमारी मार्कशीट्स बनाना कोई इतना आसान थोड़ी ना, इतने बच्चों का डेटा, इतने आपके अगर पर्टिकुलर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप एक एक के मार्क्स देखते हो, एक एक की लिस्ट देखते हो, ठीक है ना, फिर उसके बाद उनका एवरेज निकालते हो, फिर उनकी परसेंटेज निकालते हो। तो इस तरीके से हम किसी की भी रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं, किसी भी रिपोर्ट को बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है, तो उसमें बच्चों के नाम भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। ये सब नहीं हो पाएगा अगर आप डेटा को अरेंज नहीं करोगे। छोटे फॉर्म में आप डेटा को अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी को अपनी चीज़ दिखानी हो कि भाई आपने क्या स्टडी करी है, आपने क्या नया डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है ना, आपने क्या एनालिसिस करे हैं, तो उसको पूरा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है
कि हमारे पास बात होती है किसी भी डेटा के अंदर सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सोर्स ऑफ ये तो एक होता है लैंग्वेज वाली बात, बुकिश लैंग्वेज वाली बात होती है, वो डेफिनेशन तो मैं आपको लिखा दूंगी, लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको नॉर्मल सेंस में बता दूंगी कि एक रेंज होती क्या है। तो अब सबसे पहली बात तो हम रेंज के बारे में पढ़ते हैं, रेंज क्या होता है, ठीक है। तो रेंज इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द difference between the highest and the lowest source of distribution, ठीक है ना। तो हमारे पास जो भी सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट सोर्स और सबसे लोएस्ट सोर्स, उनके बीच का डिफरेंस अपन को क्या बताता है, रेंज बताता है। ये तो एक लैंग्वेज की बात हो गई, ठीक है ना, जब आपसे कभी भी पूछा जाए। लेकिन अब मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आप देख लो कि रेंज का काम क्या क्या आता है, ठीक है ना। इट इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन इट इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर शोइंग डिस्पर्जन, कि कितना डिस्पर्जन है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन, कि डेटा कितना डिस्पर्स्ड है। दूसरा अनग्रुप डेटा के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, हेल्पफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अनग्रुप डेटा के अंदर हमको डिस्पर्जन निकालने के लिए क्या आता है, रेंज आती है। अब डिस्पर्जन जो होता है वो क्या होता है, देखो अब मैं आपको रेंज का असली मतलब बताती हूँ कि रेंज होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 5 लोगों के नाम लिखे, ठीक है, वही नाम वापस लिख लेते हैं। अब कोई दूसरा नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिद्धि, ठीक है ना, शुभम, अनिल, प्रियंका एंड अनुष्का, ठीक है। अब ये जितने भी बच्चे थे मैंने इनके मार्क्स देखे, इसके मार्क्स 100 में से 90 आए, इसके 80 आए, इसके 50 आए, इसके 70 आए और इसके 60 आए, ठीक है ना। अब मैंने ये देखा कि ये जो 5 बच्चे थे, ठीक है ना, इसके अंदर अगर मैं बात करूं इनके मार्क्स के बारे में, ठीक है, तो जो मेरे पास रेंज होगी, रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो h माइनस एल होता है। h क्या होता है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और L क्या होता है, लोएस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज होता है h माइनस एल। तो इसमें मैं सबसे पहली बात करूंगी कि रेंज क्या है इस पर्टिकुलर डेटा की। अब ये डेटा अनग्रुप्ड है, बिल्कुल भी अरेंज्ड नहीं है। अब इसके लिए h क्या हो जाएगा, हाईएस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन L, h, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, रिद्धि के हैं। देन उसके बाद होती है सबसे कम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स हैं अनिल के, विच इज़ 50। तो रेंज क्या हो, ये 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 40। तो इस तरीके से अगर मेरी रेंज की बात हुई तो रेंज क्या हो जाएगी, मेरे पास 40 हो जाएगी। मतलब मेरे पास अगर हाईएस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 90 है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 90 और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 50, तो रेंज कितनी आ रही है 40। तो इनके बीच का डिफरेंस होता है ये, ठीक है ना। अब ये रेट ऑफ डिस्पर्जन देखो क्या होता है कि अगर आपके पास इस टाइप का डेटा है कि आपने क्या किया, 100 स्टूडेंट्स को लिया और आपने ये बोला कि यार जो एक स्टूडेंट है और उनके हाइट के बारे में आपने इंटरप्रिटेशन लगाया कि इनकी हाइट क्या है, ठीक है ना, आपने हाइट के बारे में डेटा कलेक्ट किया। एक बंदे की हाइट इतनी आ रही है और एक बंदे की हाइट उतनी आ रही है, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट हाइट वाला भी है, एक 6 फुट वाला, ठीक है ना, और एक 5 फुट वाला भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि यार सबसे छोटा जो हाइट का बंदा है, ठीक है ना, उसकी क्या है 5 फुट की हाइट है, और सबसे जो लंबी हाइट का जो लड़का है, ठीक है ना, उसकी क्या है 6 फुट हाइट है। तो उनके बीच का डिफरेंस, मतलब अगर मैं बात करूं कि डिस्पर्जन कितना है डेटा में, सब मतलब कि डेटा जा कहाँ से रहा है,
सबसे छोटी हाइट 5 फुट और सबसे बड़ी हाइट 6 फुट, तो मतलब इसके बीच में डेटा वैरी कर रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर डेटा वैरी कर रहा है। तो इस वैरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं डेटा की, हम ये पता करते हैं कि वो डेटा कितना वैरी कर रहा है। तो ये क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपको डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका जो भी आपका सोर्स है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक दूसरे से माइनस करो तो आपकी रेंज आ जाएगी H माइनस एल। अनग्रुप डेटा के अंदर काम आता है और डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स का एग्जांपल लिया तो 90 माइनस 50, इस तरीके से हमारा रेंज जो है वो हो गया है, ठीक है ना। अब हम रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हमको रेंज फाइंड करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या रहा है, 15, 33, 24, 47, 15, 33, 44, 47, ठीक है। फिर उसके बाद आ रही है 91, 40, 82, 91, 40, 82, 82, फिर 73, फिर उसके बाद 34, 26 एंड 19, 34, 26 और 19। ये मेरे पास पर्टिकुलरली किसी के मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स है। अब मेरे को रेंज की बात करनी है, रेंज क्या हो जाएगी, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क। अगर मैं H की बात करती हूँ, इसमें सबसे बड़े मार्क्स किसके हैं, 91, 91 से ज़्यादा तो किसी के मार्क्स ही नहीं है, और लोएस्ट मार्क्स में बात करूँगी 19 की, ठीक है ना। तो रेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा, H माइनस एल, मतलब 91 माइनस 19। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 76। तो आपकी रेंज जो है वो आ गई। हमने रेंज के ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पर्टिकुलरली जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस फॉर द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फिर हमने टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी डेटा जो होता है वो क्या होता है, जो आप डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी क्या होता है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है जो आप सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करते हो, जैसे कि आपने इंटरनेट से कलेक्ट किया या लाइब्रेरी से जाकर के कलेक्ट किया, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा था कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना क्यों काम आता है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे उन 6 बच्चों के, जो एक तो हमने नॉर्मली उनका डेटा कलेक्ट करा और एक हमने उनका अच्छे से फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया, उनको रोल नंबर हमने असाइन करे। तो उस केस में जब डेटा ऑलरेडी हम ऐसे ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं जिस फॉर्म में हमने कलेक्ट किया, वो क्या हो जाता है, एक तो क्रूड डेटा हो जाता है, रॉ डेटा, और अगर हमने उसको अरेंज्ड फॉर्म में किया तो वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो जाता है, अरेंज्ड डेटा हो जाता है। फिर हम लोगों ने रेंज के बारे में पढ़ा था, सोर्स ऑफ डिस्पर्शन जो होता है हाईएस्ट और लोएस्ट, उसके बीच का डिफरेंस रेंज होता है H माइनस एल। ये क्या करता है, डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के काम आता है, और अनग्रुप्ड जो डेटा होता है उसमें काम आता है, सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।